हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का पाठ 16 पानी की कहानी। इसको शुरू करने से पहले इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। इससे पहले मैं उन सभी बच्चों के नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है। तो उन बच्चों के नाम हैं कोमल, लकेश्वरी, गुनगुन, संजीवनी, प्रियांशु, दीपक, अभिनंदन, आकृति शर्मा, गीतांजलि, सुनील, धनी, शालू, मथुरेश, रितिका, रश्मि। और कुछ बच्चों के नाम मैं वीडियो के लास्ट में लूँगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर। पानी की कहानी पाठ के। पहला प्रश्न, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो छात्रों, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली थी? मिली थी कहाँ? लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। कहाँ मिली थी लेखक को? बेर की झाड़ी होती है ना, बेर खाए हैं आप लोगों ने, तो वही बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली थी। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? क्रोध मीन एंग्री, ईर्ष्या, जेलसी, घृणा से क्यों कांप उठी थी? पेड़ों की जड़ों में निकले रोएं द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना। भूगर्भ मीन धरती के अंदर से, भू होती है पृथ्वी, पृथ्वी के गर्भ मीन अंदर से खींच लाना व उनको खा जाना याद करते ही बूंद जो थी क्रोध व घृणा से कांप उठी। उन दिनों को याद करके ही जो बूंद थी ओस की वह क्रोध और घृणा से कांप उठी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा? क्यों कहा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने? अपने जो बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे जो हैं बड़े बुज़ुर्ग हैं, ये पुरखा भी उन्हीं को बोलते हैं। जैसे आपके दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, तो उन्हीं को पुरखा कहा जाता है, पूर्वज कहा जाता है। तो क्यों कहा था? जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों पर का उद्भव भी नहीं हुआ था, मीन वे उत्पन्न भी नहीं हुए थे। कौन? ब्रह्मांड पर, पृथ्वी पर उसके जो साथी थे ग्रह अभी उद्भव भी नहीं हुआ था, मीन उत्पन्न भी नहीं हुए थे। तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। जब ये ग्रह नहीं थे छात्रों, तो उससे पहले हमारे ब्रह्मांड में क्या था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें थी जो सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई। फिर इन दोनों के बीच कौन सी क्रिया हुई? रासायनिक क्रिया हुई। दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ और इसीलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा। इसीलिए कहा है ओस की बूंद ने इनको अपना पूर्वज, क्योंकि ये उससे पहले यहाँ पर थे हमारे ब्रह्मांड में। कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किससे लिपटे हुए थे? सूरज से। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपको अपने शब्दों के में लिखना है। आपने पाठ पढ़ा होगा और उसके आधार पर आप अपने मन से भी उनकी कहानी बना सकते हैं जो भी आपने पाठ में पढ़ा है। तो आइए हम उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि क्या कहानी बन सकती है। पानी का जन्म। पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। कैसे होता है पानी का जन्म?
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया होती है तो पानी उत्पन्न होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, वो उत्पन्न भी नहीं हुए थे, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े कड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। यहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक है। क्या हो गया उनका? सूर्य से टकराए उल्कापिंड और उनके क्या हुए? टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया हुई। पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो पृथ्वी पर क्या हुआ? वो उल्कापिंड से एक टुकड़ा गिरा तो वह पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हो गया और वहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो थी रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। दोनों के मिलने से पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है। सबसे पहले बूंद जो थी वह भाप के रूप में वो क्या थी? वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द घूमती रहती। तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि इस पाठ में ओस की बूंद ही लेखक को अपनी कहानी जो है सुना रही है कि क्या क्या हुआ उसके साथ। तो क्या उसको गर्म धारा कैसे मिली, वहाँ गई, फिर उसके बाद उसका रूप क्या हो गया? ठोस रूप को त्याग कर उसने जल का रूप धारण कर लिया। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? आप बीती जो अपने साथ घटी हुई घटना होती है उसको क्या बोलते हैं? आप बीती। तो वो आप बीती ही सुना रही है उसको, लेखक को, ओस की बूंद। तो आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? वो किसका इंतजार कर रही थी? वो वेट कर रही थी किसका? कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर ये पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। तो वो सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा कर रही थी, वेट कर रही थी कि कब सूर्य आएगा और उससे वो लुप्त हो जाती है ना ओस की बूंद। तो वही उसका सूर्य के उदय होने का वह वेट कर रही थी। समुद्र के तट पर बसे किनारे पर जो बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? ये साइंस से रिलेटेड ही आपका पाठ है। आप इसको साइंस के पाठ की तरह भी पढ़ सकते हैं, हिंदी के पाठ में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ये साइंस के क्वेश्चन भी हैं। तो समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? क्यों नहीं पड़ती? आपने कभी सोचा है? समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी होती है, मॉइस्चराइज़र होता है उसमें, तो वो नमी होती है। तो इसी के कारण समुद्र के किनारे जो नगर हैं वहाँ पर ना अधिक गर्मी पड़ती है ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। तो ये है प्रश्न नंबर 7 आपके ही एनसीईआरटी पुस्तक में से। पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको वनस्पति शास्त्र में? जब पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की बूंदों जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? कैसे पहुंचता है? तो आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं। पेड़ के भीतर जो फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं। ये आपने
क्लास 7th की जो साइंस का चैप्टर है उसमें भी पढ़ा है ना। तो यही साइंस के चैप्टर से ही हिंदी में भी उसकी कहानी बताई गई है। ये 7th क्लास में पढ़ा था, ये 8th क्लास के चैप्टर में आ गया हिंदी में। तो जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन या फिर वही वाटर ट्रांसपोरेशन पढ़ा था ना साइंस में 7th में, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये वाटर ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन कहते हैं। तो ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। अब भाषा की बात देख लेते हैं। भाषा की बात का क्या है? किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं, मीन वो उसमें इकट्ठे होते हैं, संलग्न होता है, इकट्ठे होते हैं जो भी, वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। मीन आपने कारक पढ़े होंगे तो उसके अनुसार हमने यहाँ पर इसको पढ़ना है कि जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया है। क्या है जकड़ना? क्रिया। तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति जकड़ने वाला हो। तो कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए, मीन यहाँ पर पूरे सेंटेंस का आपको बताया गया है कि वह जो है जकड़ने वाला, मीन कोई मनुष्य, उसके लिए प्रयोग किया गया है। और शिकार कोई वस्तु है उसका शिकार करना है जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती हैं। मीन कर्म के द्वारा किया गया कार्य, कर्ता के द्वारा, है ना, करण किसके द्वारा किया गया, वो किस इंस्ट्रूमेंट, किस वस्तु से किया उसने वह कार्य। मीन शिकार तो किया परंतु वह व्यक्ति ने किया, कर्ता ने किया, और किसके द्वारा किया, वह करण कारक होता है। जब अभी थोड़ा सा सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। तो आइए बच्चों हम इनको उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। अब पाठ में ये आपकी पंक्ति आई है कि आगे एक और बूंद थी मेरा हाथ पकड़कर जो थी ऊपर खींच रही थी। तो पकड़कर क्या है? संबंध कारक। आपने याद करने हैं ये कारक। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, ऐसे 8 होते हैं ये। तो आपको इस तरह से रट लेने हैं उनके विभक्ति चिन्ह, तो ही आपको पता चलेगा कि संबंध कारक कहाँ है, करण कारक कहाँ है या कर्ता कारक कहाँ है। तो उनको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो यहाँ पर तो टाइम लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ज़्यादा ना समझाते हुए मैं सेंटेंस ही बता रही हूँ पढ़कर। तो यहाँ पर क्या है? पकड़कर में संबंध कारक। और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। उसने बोला था सुनाते सुनाते, जब कहानी सुना रही है वो ओस की बूंद, तो क्या हुआ कि उनको बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। तो तेजी से क्या है यहाँ पर? अपादान कारक, मीन अलग करना। अपादान कारक तेजी से, एक बड़ी शीघ्रता से उसने काम किया है। तो यहाँ पर क्या है? अपादान कारक। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। मैं क्या है यहाँ पर? कर्ता। मैं कौन सा कारक है? कर्ता कारक। वह चाकू किसे फल काट कर खाता है। वह कौन है? अब वह जो है वह है कर्ता। चाकू से मीन उसने किसी इंस्ट्रूमेंट का, मीन हथियार का प्रयोग किया है। किसके लिए? फल काटने के लिए। तो किसके द्वारा काटा गया? चाकू के द्वारा। चाकू से में कौन सा कारक आया? करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ऐसे
इनको रटना है। बदलू लाख से चूड़ियाँ बनाता है। अब ये पाठ आपने शायद 5th या 6th में पढ़ा था, लाख की चूड़ियाँ 6 में पढ़ा। तो उसमें बदलू था, तो वह किससे चूड़ियाँ बनाता था? लाख से। तो लाख से में कौन सा कारक है? करण कारक। मीन किस धातु का प्रयोग किया उसने? लाख धातु का प्रयोग किया। उससे क्या बनाई? चूड़ियाँ बनाई। तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? करण कारक। तो छात्रों, ये था आपका प्रश्नों के उत्तर और भाषा की बात। अब मैं उन बच्चों का फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे वीडियो को बहुत ही पसंद किया है। तो कुछ नाम रह गए थे, वह हैं चंदा कुमारी, अभिजीत, प्रिया, आकृति शर्मा, गीतांजलि, विश्वनाथ घोंसले, रितिका, मथुरेश, रश्मि, शालू और प्रियांशु, श्रुति, गुनगुन, लकेश्वरी, संजीवनी। अगर कुछ और भी नाम बहुत सारे हैं, ये तो अगले वीडियो में उनके नाम जरूर। अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।